ठीक है। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग से पहले हो ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले क्या हो? ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर, और विसर्ग के बाद में हो घोष। यहाँ अपन ने घोष देखे। घोष कौन कौन से होते हैं? 3, 4, 5 अंतस्थ है और सभी स्वर। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ है और सभी स्वर। ये क्या होते हैं? घोष होते हैं। क्या होते हैं? घोष। और जो बाकी के बच गए वो अघोष। अब ये नियम तो हो गया था भाई प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले किसका स्वर ना हो? ए का। ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। धन्यवाद कन्हैया जी। इसके बाद में क्या है जी? घोष वर्ण। विसर्ग के बाद में क्या है? घोष वर्ण है। तो विसर्ग बदलता है हलंत रे में। ये बात तो हो गई थी सर, लेकिन यहां पर कुछ शब्द लिए थे सर जो इस नियम से यदि अपन चले तो नहीं बनते हैं। जैसे शब्द था पुनर्विवाह। शब्द क्या था? पुनर्विवाह। अब पुनर्विवाह क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पुनर्विवाह का शब्द विच्छेद पुनः धन विवाह, पुनः धन विवाह। और यदि पुनर्विवाह का शब्द विच्छेद पुनः धन विवाह होता है तो यहाँ विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? ए। और हमने तो लिखा है विसर्ग से पहले क्या हो? ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर। तो इनके लिए विशेष बात, कुछ शब्दों के लिए विशेष है, और पहला शब्द है पुनः। पहली विशेष बात, पहला शब्द क्या है? पुनः। पुनः शब्द के बाद घोष वर्ण आए। पुनः शब्द के बाद में क्या है जी? घोष वर्ण। और घोष वर्णों का हम सभी को पता है कौन कौन से होते हैं घोष? तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ है सभी स्वर। जब बार बार हम दोहरा रहे हैं कि भाई याद हो जाए। ठीक है। तो पुनः शब्द के बाद में यदि घोष वर्ण आए तो विसर्ग बदलता है किसमें? हलन में। ये बात कौन से शब्द के लिए? पुनः शब्द के लिए। एक बात अंतः शब्द के लिए भी है, और ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में यहां से एक शब्द पूछा गया था, शुद्ध अशुद्ध। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड जो भी लगने वाले भी है दोबारा 10 दिन बाद में फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम। बिल्कुल बढ़ा लीजिए। आज तो क्या है मैडम, छोड़ के आ गए आप अपने मित्र को? नहीं छोड़ के आइए। धन्यवाद। देखो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 में एक शब्द पूछा गया था शुद्ध अशुद्ध का। वो यहीं से निकलता है जहां अंतः शब्द के बाद घोष वर्ण आए। अंतः शब्द के बाद में क्या है? घोष वर्ण। अब घोष का तो अपन सभी को पता है कि कौन कौन से होते हैं। ठीक है। तो विसर्ग तो बदलता है सर हलंत रे में। विसर्ग किसमें बदलता है? तथा विसर्ग से पहले आने वाला, तथा विसर्ग से पहले आने वाला ऋस्व स्वर। यदि विसर्ग से पहले कोई ऋस्व स्वर आ रहा है तो वो क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई। प्रथम शब्द तो अंतः हो, अंतः शब्द के बाद में क्या है? घोष वर्ण है। तो विसर्ग तो बदलेगा सर किसमें? हलंत रे में। लेकिन विसर्ग से पहले आने वाला जो ऋस्व स्वर है वो किसमें बदल जाएगा? दीर्घ में। हालांकि ऐसा अपन लिखते नहीं है, ऐसा हम लिखते नहीं है, लेकिन बदलेगा। देखो एक बार देखना, जैसे शब्द है अंतः धन राष्ट्रीय। अंतः धन राष्ट्रीय। इधर देखिए, राष्ट्रीय शब्द तो विशेषण है। राष्ट्रीय शब्द कैसे है? ये ऐसे बना है राष्ट्र धन ई से। राष्ट्र धन ई से। और मैं बार बार चर्चा कर रहा हूं कि आपके एलडीसी में एक प्रश्न होना है, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द से बने विशेषण है या संज्ञा शब्द से बने विशेषण नहीं है? किस विकल्प के सभी शब्द संज्ञा शब्द से बने विशेषण है या नहीं है? तो राष्ट्र जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ये प्रत्यय लगने से राष्ट्रीय क्या बनता है? विशेषण बनता है। जैसे भारत में ये प्रत्यय लगने से क्या बना है? विशेषण।
नगर धन ईए से क्या बनता है? नगरीय। नगर संज्ञा जातिवाचक, ईए प्रत्यय लगने से नगरीय क्या बना? विशेषण। जितेंद्र जी चलिए अपन ये कह रहे थे ईए प्रत्यय जो है वो हमेशा विशेषण बनाता है। जहां आपको ईए प्रत्यय आए, क्या प्रत्यय लगा हुआ है कौन सा? वहां आप आराम से कह सकते हैं कि ये क्या बना है? विशेषण। जैसे नगर धनीय नगरीय, राष्ट्र धनीय राष्ट्रीय। अब देखो बताओ अंतः शब्द है क्या? इसके बाद में घोष वर्ण आ रहा है क्या? रे। रे किसमें है? अंतस्थ में। और अंतस्थ क्या होता है? घोष। तो विसर्ग तो बदलेगा हलंत। और विसर्ग से पहले कोई ऋस्व स्वर आ रहा है क्या? ऋस्व स्वर आ रहा है। विसर्ग से पहले किसका स्वर है? ए का स्वर। और ऐसा ऋस्व ही तो है। ए का दीर्घ रूप क्या होगा? आ। ए का दीर्घ रूप क्या होगा? आ। तो शब्द ऐसा बनेगा अंतरराष्ट्रीय। शब्द क्या बनेगा? अंतरराष्ट्रीय। अब रे क्या करेगा बताओ? सर पर चढ़ेगा। रे क्या कर जाएगा? जब जब शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाए और अंतरराष्ट्रीय के साथ अंतरराष्ट्रीय भी लिखा हुआ आए तो पहली वरीयता आप किसे देंगे? अंतरराष्ट्रीय को। और अंतरराष्ट्रीय यदि विकल्प में ना हो तो आप द्वितीय वरीयता देंगे किसे? अंतरराष्ट्रीय को। ठीक है सर? क्योंकि लगभग पुस्तकों में लिखा रहता है यही नीचे वाला ही अंतरराष्ट्रीय। ठीक है? लेकिन जो शुद्ध शब्द है वो क्या है? अंतरराष्ट्रीय है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय। लेकिन एक समस्या है, ना तो हमने कभी इसको ऐसे बोला है और ना कभी सुना है। बोला भी नहीं है और सुना भी नहीं है। लेकिन शुद्ध अशुद्ध में पूछे तो अंतरराष्ट्रीय शुद्ध बताएंगे या अंतरराष्ट्रीय? अंतरराष्ट्रीय। अब बताओ अंतरराष्ट्रीय शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय? सोच लो। तीन। तो अब ठीक देखो, पुनः शब्द के बाद में क्या रहे? वह। और हमने लिखा है पुनः शब्द के बाद में क्या है? घोष वर्ण। तो विसर्ग बदलेगा किसमें? रे में। विसर्ग किसमें बदलेगा? रे में। विसर्ग की जगह हलंत रे और विवाह का विवाह, पुन का पुन। अब रे क्या करेगा? सर पर चढ़ेगा। रे स्वर रहित हो तो क्या करता है? सर पर चढ़ता है, जिसे रे रेप कहते हैं। क्या कहते हैं सर? रे रेप कहते हैं। विजेंद्र जी सर। ठीक है? अब शब्द बन गया पुनर्विवाह। शब्द क्या बन गया जी? यही उपसर्ग पूछा जाए। क्या पूछा जाए जी? और उपसर्ग पूछने पर आप बताएंगे पुनर्। क्या बताएंगे? अब बताइए पुनर् उपसर्ग के साथ दोस्तों संधि या संयोग? संयोग। तो उपसर्ग पूछने पर तो पुनर्, संधि पूछने पर विसर्ग संधि। पुनः उपसर्ग के साथ पुनर् उपसर्ग के साथ संधि या संयोग? संयोग। पुनर् उपसर्ग के साथ क्या हो जाएगा? संयोग। और पुनर्धन विवाह से बन जाएगा पुनर्विवाह। जैसे यहां से शुद्ध अशुद्ध का शब्द पुनर्वलोकन, हम बोलते हैं पुनरावलोकन। क्या बोलते हैं जी? पुनरावलोकन। कौन से संविधान से ली गई शक्ति है? न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति अमेरिका के संविधान से। किस संविधान से? अमेरिका के संविधान से। अब देखो पुनरावलोकन शब्द क्या है? अशुद्ध है। क्यों है? बना है पुनः धन अवलोकन से। पुनः धन अवलोकन से। बताओ क्या प्रथम शब्द पुनः है? पुनः के बाद में क्या रहे? ए। और ए क्या है? घोष वर्ण है। घोष का तो सबको पता है कि घोष कौन कौन से होते हैं, घोष कौन कौन से सबको पता है। हाँ, देवियों से हालांकि पूछेंगे नहीं। अभी 2 दिन आपके पास और शेष, आराम से आप मजे लिए। फिर जीव झूठ बात कर रहा था। हाँ, खारा भी दिन आ जाएगी। खारा दिन तो मन को नहीं करता। मुझे नहीं पता। हाँ, हर दिन देवी देवताओं के दिन सभी सर ये देवियां हैं तो आप देवता हैं, लेकिन मन से ये आवाज आनी चाहिए। मन से आवाज भी आनी चाहिए कि भाई हाँ मैं, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा। हम कस्तूरी के मृग हैं सर, बाहर खोजने बैठे हैं, लेकिन जो कुछ है वो अंदर ही है। कहा जाता है, हालांकि देखा नहीं किसी ने,
लेकिन अपना अध्यात्म कहता है भाई कि जिस प्रकार की पृथ्वी शरीर के बाहर बाहरी वातावरण में दिखाई देती है, वैसे ही पृथ्वी है अंदर। वो सब जल, नदी, पर्वत, नाले, पहाड़, सब कुछ है सर। पंच तत्व से बना हुआ शरीर। तो आप सभी देवता हो। हाँ बिल्कुल जी, माएंगे। इधर देखो, पुनः धन अवलोकन, यहाँ विसर्ग बदलेगा किसमें? रे में। अवलोकन का अवलोकन और पुन का पुन। अब रे क्या करेगा जी? सर पर कहाँ चढ़ेगा? स्वर आ रहा है ना, भेड़ की माता मारे। तो पुनः धन अवलोकन से क्या बना? पुनर्वलोकन। क्या बनेगा जी? तो पुनरावलोकन शब्द शुद्ध है या अशुद्ध है? और पुनरावलोकन में, पुनर्वलोकन में संधि पूछी जाए तो विसर्ग संधि, संधि पूछी जाए तो उपसर्ग पूछा जाए तो पुनर्उपसर्ग के साथ संधि या संयोग। एक बात और देखो, ये शब्द मैं बताना भूल गया था, रुत्व विसर्ग संधि का ही है। लगभग बढ़ती परीक्षाओं में शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। ये आपको पहले लिखाया था कभी संधियों की जब हमने बात की थी। दुरावस्था शुद्ध है या दुर्वस्था? कौन सा? नीचे वाला? बिल्कुल साहब, नीचे वाला ही क्या है? शुद्ध है। नीचे वाला ही क्या है? शुद्ध है। और ये भी विसर्ग संधि का उदाहरण है। दू है धन अवस्था, दू है धन अवस्था। बताओ क्या प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है? क्या विसर्ग से पहले ए के अतिरिक्त अन्य कोई स्वर है? क्या विसर्ग के बाद में कोई घोष स्वर्ण है? तो विसर्ग किस में बदलेगा? हलंत में। विसर्ग किस में बदल जाएगा? हलंत में। विसर्ग की जगह लिखना है हलंत और बाकी का समीकरण लिखना है सर जो का जो। अब रे में ए की मात्रा जुड़ेगी या सर पर चढ़ेगा? और यही उपसर्ग पूछा जाए, यही उपसर्ग पूछा जाए तो क्या बताओगे? अब बताइए दोस्तों, दुरुपसर्ग के साथ संधि है या संयोग है? दुरुपसर्ग के साथ क्या है? संयोग। अब बताओ, दुरवस्था शब्द में कितने उपसर्ग कितने प्रत्यय है? दुर्वस्था शब्द में कितने उपसर्ग? 2। मूल शब्द क्या? भाई ऐसे बता दिया, दुर्धन अवधन स्था। स्था किससे बना है? स्थान से। स्था किससे बना है? स्थान से। स्थान का स्थानीय सर थान भी है। अपनी भाषा में कई बार स्थान को क्या बोलते हैं? थान भी तो बोलते हैं, जैसे पिताजी का थान, माता रानी का थान, भैरव जी का थान। ठीक है, तो एक बात विशेष और है, पहले ये उदाहरण लिख लो, इसी के साथ संधि आपकी क्या हो जाएगी? समाप्त। सर यदि वास्तव में आप मिठाई खिलाना चाहते हैं तो सर मैं वो मिठाई खाना चाहता हूं जो आप जिस दिन सरकारी पद हो आपके पास, और उस दिन कोई भी मिठाई खिला देना। यदि वो खिलाने के लिए तैयार हो तो बात करो मुझसे। बताओ, मैं ऐसे मिठाई नहीं खाना चाहता सर, मैं वो मिठाई खाना चाहता हूं सर जिस दिन आप सभी के पास वो एक क्या हो? पद हो, जो मान सम्मान और प्रतिष्ठा का सूचक है सर। वो मिठाई वास्तव में मिठाई होगी, वरना तो ये सब एक दिखावा है, एक आकर्षण है, एक व्यवहार है जो चलता रहता है। तो बताओ तैयार हो क्या? देख रुको एक बार, देखो 2 शब्द और थे अपने पास। एक शब्द था निरोग और एक शब्द था नीरव। और एक विशेष बात और है, बातें नहीं भाई, जहां प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि तो क्या हो? विसर्ग हो। प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग से पहले सर हो ई या उ। विसर्ग से पहले क्या हो? और विसर्ग के बाद में हो सर रे, हलंत रे। यहाँ बहुत सारे विद्वान जो हिंदी के संदर्भ में है, जाना पहचाना नाम है, निरोग की संधि विच्छेद निर्धन रोग करते हैं, जो कि अशुद्ध है। निरोग में पहली वरीयता विसर्ग संधि रहती है। बीएससीआर अजमेर, एनसीईआरटी दिल्ली, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, सभी निरोग में पहली वरीयता के रूप में संधि स्वीकार करते हैं। कौन सी? विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि क्या हो? विसर्ग हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ई या उ हो। विसर्ग से पहले क्या हो? ई या उ। विसर्ग के बाद में क्या हो?
तो विसर्ग का तो सर लोप होगा, विसर्ग का तो क्या होगा, और ये ई बदल जाएगा ई में और ऊ बदल जाएगा ऊ में। ये है जब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग हो, विसर्ग से पहले हो सर ई या ऊ, विसर्ग के बाद में हो सर रे, तो विसर्ग का होगा लोप, ई बदलेगा सर ई में और ऊ बदल जाएगा किसमें, ऊ में। समझ गए सर? यहाँ उपसर्ग पूछने पर जरूर व्यंजन संधि हो सकती है, वो अपन उपसर्गों में देखेंगे या अभी साथ में ही देख लेंगे। जैसे देखो कल ही अपन ने एक शब्द लिखा था नी है धन रोग, नी है धन रोग। अब बताओ क्या यहाँ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग है? क्या विसर्ग से पहले ई या ऊ है क्या सर? और विसर्ग के बाद में क्या है? रे। विसर्ग का तो क्या होगा? लो, और ई बदलेगा केशव जी किसमें? ई में। तो शब्द बना क्या? नीरोग। शब्द क्या बना? नीरोग। लेकिन यहाँ उपसर्ग पूछने पर, उपसर्ग पूछने पर आप क्या बताओगे? निर। उपसर्ग पूछने पर आप क्या बताओगे? और निरुपसर्ग के साथ संधि पूछे तो व्यंजन संधि बताओगे, क्योंकि रे का क्या हो जाता है? लोप। जिस प्रकार से यहाँ विसर्ग का लोप हुआ, समझना एक बार, जिस प्रकार से यहाँ विसर्ग का लोप हो रहा है, हम मान रहे हैं कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो यहाँ लोप होगा किसका? रे का। देखो ये भी एक उपसर्गों के लिए विशेष नियम है, ये उपसर्ग का नियम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि ये कंफ्यूज करता है लगभग लोग। यहाँ निरोग में बार बार रिपीट कर रहा हूं मैं, व्यंजन संधि मानते हैं। आपको पहली वरीयता किसे देनी है? विसर्ग संधि को। उपसर्ग के साथ आपको संधि माननी है कौन सी? व्यंजन संधि। और ये नियम है सर, जब प्रथम तो निर या दुर्तोपसर्ग हो, या तो निरुपसर्ग हो या क्या हो सर? दुरुपसर्ग हो। इनके बाद में क्या है? रे आए। दुर या निरुपसर्ग के बाद में क्या है सर? रे। तो ये जो निर और दुर वाला रे है, इसका तो क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और ये जो नी की मात्रा है, ये बड़ी, ऊ की मात्रा बड़ी। ये है उपसर्ग के साथ। प्रथम शब्द निर और दुर क्या हो? उपसर्ग हो। इनके बाद में रे आए तो रे का सर क्या हो जाएगा? लोप। और ई की मात्रा और ऊ की मात्रा का दीर्घ रूप बन जाएगा। लेकिन संधि पूछने पर पहली वरीयता आप किसको देनी है? विसर्ग संधि को। देखना जैसे और उदाहरण देखो, नी है धन रव, नी है धन रव। रव किसका पर्याय है? ध्वनि का। रव किसका पर्याय है? अब यहां से शुद्ध अशुद्ध के शब्द भी निकलते हैं। एक बार देखना, इस रव को कई बार आप ऐसे भी लिखते हैं। ये तो है सर ख, और ये क्या है सर? रव। ये रव है और ये क्या है? ख। अंतर समझना सर, पहले दोनों को समान ही लिखते थे, लेकिन एक समिति बनी थी हिंदी के संदर्भ में, काका कालेकर समिति। कौन सी समिति? काका कालेकर समिति। उसने कहा कि रव को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और ख को लिखेंगे तो ऐसे। यदि दोनों को समान ही लिखे तो फिर पता ना चले कौन सा रव है और कौन सा ख है। जैसे मान लो मैं ऐसा लिख दूं, समझना, मैं ऐसा लिख दूं, उससे बोलूं मैं ख, तो बताओ शुद्ध बोल रहा हूं या अशुद्ध बोल रहा हूं? या तो अशुद्ध बोल रहा हूं या अशुद्ध लिख रहा हूं। अब अशुद्ध बोला है या लिखा है? लिखा है। ख बोल रहा हूं तो अशुद्ध लिखा है, ठीक है। और मैं यदि ऐसा लिख दूं और इसे रव बोल रहा हूं तो अशुद्ध लिखा है। अरे नहीं समझे क्या? मैं ऐसे कह रहा हूं ये तो ख है और ये है रव है। अब मैं ऐसा तो लिखूं और बोलूं ख, तो लिखने में अशुद्धि है या बोलने में? किसमें? लिखने में। अरे बोलने में कैसे? अरे समझो, मैं ऐसे कह रहा हूं रव लिखा हुआ है और इसे बोल रहा हूं मैं क्या? है। तो बोलने में अशुद्धि है, लिखने में? बोलने में। अरे भाई वो बात तो सोपान को छोड़ो आप, मैं ऐसे कह रहा हूं सिंपल सी बात है, ये खरगोश वाला ख ऐसे लिखा जाता है और ये रव है नीरव वाला। अब नीरव को लिख तो ऐसे है नीरव, रव लिखा जाता है ऐसे। अब मैं इसे ख बोल रहा हूं तो बोलने में गलत है या लिखने में? ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा तो लिखा हुआ है और मैं इसे फिर बोल रहा हूं रव, बोलने में। ऐसा लिखा हुआ है, समझना, ऐसा लिखा हुआ है। थोड़ी देर बाद में दोबारा बताऊंगा।
तो नी है धन रव। अब बताओ ये रव है या खे है? और इसे अपन खे बोल दें तो बोलने में शुद्धि है या लिखने में? बोलने में। ठीक है। अब प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का तो क्या होगा? लो। विसर्ग का क्या हो जाएगा? और ई बदल जाएगा किसमें? तो नी है धन रव से क्या बना? और उपसर्ग पूछने पर क्या बताओगे? निर। उपसर्ग पूछने पर क्या बताओगे? निर उपसर्ग के साथ संधि या संयोग? संधि। मैं कह रहा हूं जब विसर्ग का लोप हुआ, नहीं समझ में आ रहा आज आपको? जब विसर्ग का लोप हुआ तो विसर्ग संधि मान लें। यहां व्यंजन का लोप हो रहा है तो कौन सी संधि मानेंगे? व्यंजन संधि। रे का लोप हो गया, छोटा ही बदल गया किसमें? बड़े ही में। तो नीरों में उपसर्ग के साथ संधि कौन सी? संधि पूछने पर जैसे दुराज। दू है धन राज। राज कहते हैं सर किसे? शासन को। राज किसे कहते हैं? और राज में जय के नीचे नुक्ता है तो राज। इसका अर्थ क्या होगा? जैसे राज की एक बात, राज की एक बात, उसमें जय के नीचे नुक्ता आएगा या नहीं आएगा? और भारतीय राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था फेल हो चुकी है, आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। राज सबका होता है, आएगा या नहीं आएगा? किसी के छप जाते हैं, किसी के छुप जाते हैं। बताओ प्रथम शब्द की अंतिम ध्वनि विसर्ग से पहले और विसर्ग के बाद में, तो विसर्ग का तो क्या होगा? छोटा ऊ। तो शब्द क्या बना? दुराज। क्या बना? लेकिन यही उपसर्ग पूछा जाए। क्या पूछा जाए? उपसर्ग पूछा जाए। उपसर्ग पूछने पर क्या बताओ? अब बताओ दुरुपसर्ग का अर्थ? दुरुपसर्ग के साथ संधि, दुरुपसर्ग के साथ समास, और इसी के साथ संधियां होती हैं आपकी। एक बार लिख लीजिए, फिर पुनः स्वर से लेकर विसर्ग तक पुनः दोहरा देते हैं।